जय हिंद प्यारे साथी, मैं विपुल बैंसला स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वर्दी की पाठशाला में। और आज हमारी पहली क्लास है जो कि होने वाली है हिंदी की, और चैप्टर फर्स्ट है हमारा वर्णमाला। साथी, तो अभी जो हमारे यूपी पुलिस का एग्जाम जून में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासें होने वाली हैं। अगर किसी भी मेरे भाई को अभी भी थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के माध्यम से अपना हिंदी का संपूर्ण रिवीजन करना है, तो ये क्लासेस उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं, शानदार होने वाली हैं, और अच्छे से सब चीज क्लियर हो जाएगी। स्पीड हमारी ठीक रहेगी और आपको बहुत ही बिंदास कंटेंट मिलेगा यहाँ पर। तो अभी हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और इनका जो प्रयोग है वो हमारे संधि में भी होता है और हमारे छंदों में भी इनका बहुत प्रयोग होता है। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, वर्णमाला। वर्णमाला, तो ये वर्णमाला होती क्या है, सबसे पहले समझते हैं वर्णमाला को। इसकी एक परिभाषा होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित कैसे? जैसे हमारी जो वर्णमाला है उसमें हमने पहले अपने स्वरों को रखा, उनके बाद अयोगवाह आते हैं, और उनके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है। तो इसलिए कहते हैं कि सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पर हमारे स्वर हैं, कहीं पे हमारे व्यंजन है, मिक्स नहीं है, सबका एक क्रम बना हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण, वर्ण जिसको हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, साथ ही अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो होते हैं हमारे वर्ण या फिर अक्षर। इसके बाद हम समझते हैं कि आखिर भाषा क्या होती है। भाषा, भाषा क्या होती है? तो भाषा होती है कि विचारों को, हमारे जो भी विचार होते हैं, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम, माध्यम ये होती है हमारी भाषा। अब साथ ही अगर हम वर्णमाला में आए हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। टोटल मतलब वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में। तो साथ ही वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है कभी कभार वो ये भी पूछ लेता है कि कौन से वर्ण कितने हैं, जैसे कि स्वर कितने हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है, अयोगवाह कितने हैं, उत्क्षिप्त कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम सबसे पहले इसकर यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं और यहीं पर समझ लेते हैं कि आखिर वर्णों को कैसे विभाजित किया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे टोटल जो वर्ण है वो हमारे वर्ण है 52। तो टोटल हमारे 52 वर्ण हैं। अब हमें इन टोटल 52 वर्णों को विभाजित करना है। तो हम इसको विभाजित कैसे करेंगे, ये हम यहीं पर समझ के चलेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वन लाइनर, तो वो हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो। तो साथ ही यहां पर सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। स्वर, उसके बाद स्वरों के बाद आते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह के बाद आते हैं हमारे व्यंजन। और कौन से होते हैं हमारे? उत्क्षिप्त।
जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब ये होते कितने कितने, इनकी संख्या कैसे कैसे हमने डिवाइड की हुई है। सबसे पहले हमारे स्वर होते हैं टोटल 11 स्वर। अयोगवाह होते हैं हमारे दो। कौन कौन से होते हैं? एक तो अनुस्वार, अनुस्वार, इसको मैं दोबारा लिखता हूं थोड़े नीचे। एक होता है हमारा अनुस्वार, ये। दूसरा होता है हमारा विसर्ग, ये वाला। उसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। हमारे कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त हमारे होते हैं दो। कौन कौन से हम यहां पर समझते हैं उत्क्षिप्त। एक होता है हमारा अड़ा, दूसरा होता है हमारा अड़ा। ये जो ये डेड है नहीं है, इनके नीचे एक बिंदी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अड़ा, और ये होते हैं अड़ा। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। तो इस प्रकार हमारे जो 52 वर्ण हैं, उन 52 वर्णों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है कि कितने वर्णों को डिवाइड किया गया है, कितनी किसकी संख्या है। तो अगर डायरेक्ट पूछ भी लिया जाए व्यंजन कैसे कितने हैं, 33 व्यंजन है। हमारे अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग होता है। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अड़े और अड़ा। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हमारे स्वर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि कितने मतलब वर्णों को हमने किस प्रकार विभाजित किया है। अब सबसे पहले हम स्टेप वाइज चलेंगे, स्वर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्वर को समझते हैं, उसके बाद फिर बाकी अपना देखते चलेंगे। तो आप सभी अगर नोट्स बना रहे हो तो आप सभी नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर रिवीजन में सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा दिए जाए, फुल आपका रिवीजन होगा और थ्योरी के हिसाब से आपको बहुत ही शानदार रिवीजन हम करवा कर चलेंगे। तो साथ ही सबसे पहले हम करते हैं स्वर। स्वर, तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर कितने होते हैं? संख्या, इनकी संख्या हमने अभी पढ़ी है 11 होती है। अब यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है कि कहीं पे जो बच्चे हैं 13 करते हैं, कहीं पर बच्चे 11 करते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझते हैं कि इसका क्या रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो हमारे दो अयोग भाव होते हैं, हमारे जो दो अयोग भाव होते हैं, इनको भी पहले स्वर में काउंटिंग की जाती थी, लेकिन अभी इनकी स्वरों में काउंटिंग नहीं की जाती। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिर्फ लैंग्वेज का फर्क होगा थोड़ा सा। अगर ये पूछ ले कि स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 11। लेकिन अगर यहां पर ये पूछ ले कि स्वरों की, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, तब साथ ही यहां पर हो जाएंगे पूरे 13। अब यहां पर 11 थे, लेकिन कुल संख्या पूछने पर 13 हो जाएंगे। इनमें क्या हुआ? ये जो हमारे दो अयोगवाह थे वो भी यहां पर ऐड हो चुके हैं, दो अयोगवाह। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें इसका आंसर 11 लगाना है और कब हमें इसका आंसर 13 लगाना है। तो आप सभी चाहे नोट बना लो, चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। पहले हम लिखेंगे कि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि कब हमें इसका जो अपना उत्तर 11 लगाना है और कब हमें इसका उत्तर 13 लगाना है। तो हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ए, अ,
छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आता है हमारा री, उसके बाद में ए, ऐ, ओ ये आता है औ। तो ये हमारे टोटल 11 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल हमारे 11 स्वर हो चुके हैं। अब इनको हम समझते हैं कि ये किस प्रकार स्वर हमने विभाजित किए, थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे मूल स्वर कितने होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर मूल स्वर मूल स्वर होते हैं हमारे कौन कौन से, हम यहां पर लिख लेंगे मूल स्वर। यहां पर करें, चलो नीचे करो। वो होते हैं हमारे 4। ए, ई, उ, री। ये हमारे मूल स्वर होते हैं और इनसे ही दीर्घ स्वर बनते हैं। कौन कौन से? इन मूल स्वरों को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। यहां पर लिखेंगे, इनको ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर इनको ही कहते हैं। ह्रस्व स्वर के बाद में हमारा दूसरा आता है कौन सा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। हमारे टोटल स्वर कितने थे? हमारे टोटल स्वर थे 11। 4 यहां पर हो गए हैं, बचे कुछ 7 जितने हैं वो सब मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कौन से बच गए? आ, ई, उ, ए, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हो चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कौन से होते हैं हमारे? 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। बाकी बचे 7 वो सब हमारे आएंगे दीर्घ स्वर में। यहां पर एक पॉइंट नोट करेंगे कि दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, गुरु स्वर या फिर इसको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर भी कहते हैं। क्योंकि अगर पूछ ले कि गुरु स्वर कौन सा है, संधि स्वर कौन सा है, तो आप बता पाओ कि संधि स्वर और गुरु स्वर दीर्घ स्वर को ही कहते हैं। तो आपने सबने यहां पर नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हमारा तीसरा होता है कौन सा? एक होता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वैसे संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में बहुत ना के बराबर हम इसका प्रयोग करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन सा होता है? जैसे हम बोलते हैं ओम, इस तरीके से, या फिर राम, जो हम मात्रा को खींचते हैं उनको पुल स्वर कहते हैं। अब हम किसी की भी मात्रा खींच सकते हैं, मतलब इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। समय लगता है 3 मात्रा का। कैसे? सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं।
उससे 2 मिनट समय लगता है दीर्घ स्वर में, उनको 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर को इनमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम करते हैं ओम करते हैं इस तरीके से। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्लुत स्वर है उसका चिन्ह कौन सा होता है, तो साथ ही इसका चिन्ह होता है ये इस तरीके से। मैं इसको अलग उससे लिखता हूं, अलग मार्कर से। तो जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसका चिन्ह कौन सा होता है, ये एस आकार का उसका चिन्ह होता है प्लुत स्वर का। ये आप नोट कर लेना, अगर कभी भी वन लाइनर में पूछा जाएगा कि इसका साइन, इसका चिन्ह कौन सा होता है, तो इसका चिन्ह होता है एस आकार का। ये यहाँ पर हमने स्वरों का देख लिया कि उच्चारण काल के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ह्रस्व स्वर, जिनमें सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है कौन कौन से हैं, वो है ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद हमने देखा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और इसी को ही हम संधि स्वर भी कहते हैं। तो इनमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। और ये कौन कौन से होते हैं, बचे हुए जितने भी 7 हैं वो सभी हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर का प्लुत स्वर। प्लुत स्वर हम किसी भी मात्रा को बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे, सबसे जरूरी। मैं आपको बता रहा हूं ये क्लासेस बहुत ही शानदार होने वाली है। बेशक आज पहली क्लासेस है, नया चैनल है, लेकिन कंटेंट आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको पढ़ने पर लगे कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 100% फायदा होगा। और कोशिश करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए, इन क्लासेस से बाहर ना आए, आपको कोई भी ज्यादा डीप क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी के लिए यही हमारी जो क्लासेस चल रही है बहुत ही शानदार और बहुत ही सफिशियंट है। तो अब हमारे यहाँ पर टोटल 11 स्वर हैं। एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो ए होता है, ए, इसकी कभी भी इसकी कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा नहीं होती। जैसे हमने लिखा राम, तो ये जो है, ये जो आ का डंडा है, ये किसकी मात्रा है, ये आ की मात्रा है। इसमें ए नहीं है, इसमें है आ। अब ये ए कैसे है, साथ ही ये ए जो है ये छिपा रहता है। जो हमारे व्यंजन होते हैं उनमें मूल रूप से ए हमेशा छिपा रहता है, उसकी कोई अलग से मात्रा नहीं होती। अगर अब ये पूछ लिया जाए कि कौन से स्वर की अपनी मात्रा नहीं होती, तो वो ए की अपनी मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की अपनी मात्रा होती है। हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि किसकी कौन सी मात्रा होती है। एक बार हम लिख देंगे कि किसकी मात्रा होती है और कौन सी होती है। तो एक तरफ लिखेंगे मात्रा, दूसरी तरफ हम उसका साइन लेंगे। सबसे पहले आते आ, फिर आएगा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आएगा हमारा री, री के बाद ए,
ए, ओ और ओ। तो हम यहां पर देखते हैं कि किसकी कौन सी मात्रा होती है। तो आ की मात्रा होती है ये। जी, आप जानते हो हम जो मात्राएं लिखते हैं ये ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम सिरोरेखा। ये जो होती है ये होती है हमारी सिरोरेखा। सिरोरेखा। और ये जो लाइन ऐसे होती है ये होती है हमारी खड़ी पाई। खड़ी पाई। तो आपने देख लिया कि एक ही ये मात्रा होती है। अब आता है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? इसमें बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते हैं कि छोटे ई की जो मात्रा हम लगाते हैं, जो हम अपने संधि होती है हमारी उनमें या फिर वर्तनी शुद्धिकरण में, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मात्रा छोटी ई की है, कौन सी मात्रा बड़ी ई की है, कौन सी मात्रा छोटे ऊ की है और कौन सी मात्रा बड़े ऊ की है। तो यहाँ पर हम समझकर चलेंगे कि जो ये है ये हमारी सीधी रेखा है और इधर की साइड से जो ये है, जो लेफ्ट हैंड की तरफ से ऐसे ही मात्रा आएगी वो होती है छोटी ई की। और जो मात्रा ये हमारी सिरोरेखा, जो मात्रा ये होगी ये होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा। मतलब जो सीधे हाथ की तरफ को मुड़ी हुई होगी वो होगी हमारी छोटी ई की। जो उल्टे हाथ की तरफ को आएगी वो मात्रा होगी बड़े ई की। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर छोटे ऊ बड़े ऊ में। तो साथ ही छोटे ऊ की मात्रा हमेशा ये होती है, जो इस तरीके से चढ़ती है वो होती है छोटे ऊ की। और जो ये है जो नीचे को चढ़ती है वो होती है बड़े ऊ की। उसके बाद आते हैं हम री। री की मात्रा होती है ये, इस तरीके की होती है ना वो मात्रा, जो हम जैसे मातृभूमि, मातृभाषा वो करते हैं हम। तो ये वाली जो होती है इस तरीके की जो मात्रा होती है वो ये वाला री होता है, री। ये रै नहीं होता, ये होता है री। अब ये जो ए जो है छोटा है इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी ये मात्रा होती है ये। नहीं, ये नहीं होगी, ये होती है इसकी। और ए की इसकी डबल होती है क्योंकि ये बड़ा है ना, ये होती है। उसके बाद ओ की मात्रा कौन सी होती है? ओ की मात्रा होती है ये वाली। और औ की मात्रा ये होती है डबल। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है। क्योंकि जब हम संधि भी करेंगे तो हम इनसे बहुत सारे प्रश्न सोल्व करेंगे। जो ट्रिक भी है कि किस में गुण संधि है, किस में यण संधि है, किस में अयागी संधि है। तो वहां पर बहुत ही हमें ये बेनिफिट होगा इस चीज का, जो हम शुरू से ही समझ कर चलेंगे कि किसकी मात्रा कौन सी होती है। बहुत से जब हम संधि करते हैं तोड़ते हैं ना, तो हमें ये समझ नहीं आता कि बड़े ऊ की मात्रा कौन सी, छोटे ऊ की मात्रा कौन सी है, कहाँ से वर्ण टूटेगा, कहाँ से शब्द टूटेगा। तो ये बहुत ही वहां पर हमको सहायता करेगा। आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम एक चीज और समझ लेते हैं इसमें कि हमने जो यहाँ पर लिखा है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब चीज तो ठीक है। चलो एक बार दोबारा समझते हैं कि हमारे जो मूल स्वर हैं कौन कौन से हैं। ए, छोटी ई, ऊ, इनसे समझते हैं हम। तो साथ ही इनसे जो हमारे बने हैं दीर्घ स्वर, ये वाले समझना आप। ये ए है, इस ए में हमने एक और ए मिला दिया तो क्या बन गया? वो हो गया आ। डबल हो गया ना, ये हो गया दीर्घ। उसके बाद में ये छोटी, इसमें एक छोटी और हमने अगर
ऐड कर दी तो ये बन गया है दीर्घी। ठीक है, उसके बाद आता है अगर हमने एक छोटे ऊ में दूसरा मिला दिया, वो हो जाएगा हमारा क्या, बड़ा ऊ। एक बार इसको मैं दूसरे मार्कर से कर लेता हूँ, एक बार दूसरे मार्कर से कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि एक ए में उसी के जैसे दूसरा ए मिला दिया, वो बन गया आ। एक छोटी ई में दूसरी छोटी ई मिला दी, क्या बन गया, बड़ी ई। एक छोटे ऊ में दूसरा मिला दिया, क्या बन गया, बड़े ऊ। तो साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक जैसे वर्ण मिल रहे हैं, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे मिल गए, दीर्घ बन गए। लेकिन हम इनको कैसे क्या बोलेंगे, जो एक जैसे वर्ण मिलकर दीर्घ बना रहे हैं उनको हम कहते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कैसे, क्योंकि एक जैसे बिल्कुल सेम है, सेम है ये बिल्कुल, है ना। मतलब एक से जाति के हैं तो ये हो गए सजातीय स्वर। है दीर्घ, है ये दीर्घ, दीर्घ है, लेकिन है कैसे, सजातीय स्वर। तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले एग्जामिनर कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं, ऐसे ऑप्शन अगर रख देगा और इनमें से रख देगा तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चार ऐसे रखेगा, एक इनमें से रख देगा, वो हमारा हो जाएगा सजातीय स्वर। क्लियर है मामला, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जो हमारे बचे हुए जो हैं, तीन तो ये हो गए, चार बचे हैं, अभी चार बच गए, इनको क्या कहते हैं। साथ ही यहां पर अगर हमने ये सब चीज समझ ली, एक बार अच्छे समझ लिया ना वर्णमाला, मैं इसको इसलिए समझाकर चल रहा हूं कि अगर आगे हम संधि करेंगे तो हमें संधि में तोड़ने मोड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता होगा कौन सा वर्ण जो है किसके मेल से बना है, संधि करने में बहुत आसान होगा। यहां पर अब बच गए हमारे कौन कौन से, एक तो बचा हमारा ए, आई, उसके बाद चलो यहां देख लेते हैं ओ और ये ओ। हम देखते हैं सबसे पहले इन सभी में ए तो कॉमन है, ए ए, सभी में ए कॉमन है। अब आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, ए के साथ क्या मिलाने पर क्या बन रहा है, ए के साथ क्या मिलाने पर क्या बन रहा है। तो हम यहां पर ए के साथ छोटी ई मिलाएंगे, बन जाएगा हमारा ए। उसके बाद ये ए समान है ए, अब हम इसको इसमें मिला देंगे। अब ये वाला बन गया ना, हम इस वाले में एक ए मिला देंगे, यानी कि ये हो जाएगा, तो ये बड़े वाला बन जाएगा। उसके बाद ऐसे हम यहां पर देखेंगे, ए में क्या मिलाने पर ओ बनेगा, तो ए के साथ हम हमेशा मूल स्वर मिलेगा, इसमें भी ए के साथ हम मिलाएंगे उ, छोटा ऊ, तो हमारा बन गया ओ। अब हम इस ओ में एक में ए मिला देंगे, यानी कि ए में इस वाले को मिला देंगे ओ, तो ये हमारी डबल मात्रा हो गई है। आप सभी को समझ आ गया, सभी में ए कॉमन है, ए के साथ ई मिलाया ए, फिर इस ए के साथ एक ए मिला दिया, बड़ा ए। उसके बाद ए में ऊ मिलाने पर मिलता है हमें ओ, और ए में ओ मिलाने पर मिलता है हमें ओ। यहां पर आप सभी को समझ आ गया होगा। अब इसमें देखो अलग अलग जाति के मिल रहे हैं ना, ये ए है, ए के साथ ऊ मिल रहा है, ए के साथ ई मिलता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम विजातीय स्वर। विजातीय स्वर यहां लिख देता हूं बीच में, विजातीय, विजातीय स्वर, या फिर दूसरा नाम है इनका क्या,
संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, या आप लिख लीजिए। अब आपको मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा संयुक्त स्वर है और कौन सा सजातीय स्वर है, कौन सा विजातीय स्वर है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। और मैंने शुरू में बता दिया कि उच्चारण काल के आधार पर कौन से प्रकार होते हैं स्वरों के। उच्चारण काल मतलब यानी कि समय लगने पर। पहला हमारा ह्रस्व स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं। कौन से थे? चार थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। उसके बाद में बचे हुए हमारे जितने थे वो थे हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु भी कहते हैं। कैसे याद रखेंगे कि गुरु, गुरु तो बड़ा होता है ना हमसे, तो दीर्घ स्वर को ही हम गुरु स्वर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर किस लिए कहते हैं? क्योंकि आपने देख लिया कि एक जाति के सेम वर्णों को मिलाने पर दूसरा दीर्घ बना है, तो इसलिए हम उनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं ये कौन से हमारे, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं और इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जाति के वर्णों से मिलकर बने हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर भी हो रही होगी चीजें। हम इसको यहां से रफ कर देते हैं। एक बार ये चीज समझ में आ गई ना, तो संधि, छंद बहुत मजे में समझ में आएगी सब चीज, अगर एक बार ये सब चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कि जीवा के आधार पर, हम अभी स्वर ही चल रहे हैं। पहले देखा था हमने उच्चारण काल के आधार पर, अब करते हैं जीव के आधार पर। जीव के आधार पर, जीव के आधार पर वर्गीकरण। मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, पहले एक बार मैं जीव बना लेता हूं। यहां पर बनाएंगे हम सबसे पहले जीव। यह हमारी जीव होगी, जैसे टेढ़ी मेढ़ी बनी है, जिसकी भी जीव है, ये हो गया हमारी जीव। अब ये जीव के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहले मैं इनके अलग अलग भाग बांट लेता हूं कौन कौन से हैं। ये हो गया, इनको कहते हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर। यहां पर हो गया ये मध्य स्वर, मध्य स्वर। यहां पर हो गए पश्च स्वर, क्योंकि पीछे का भाग है जीव का। पश्च स्वर। अब हम जरा देख लेते कि होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अग्र स्वर में कौन से आएंगे? अग्र स्वर में आपको याद करना है ई और ए। ई, बोल के देखना, ई, ई, ए, ए, मतलब आगे से बोले जा रहे हैं। ये जीव का जो भाग है यहां से बोला जा रहा है। तो ये कौन से? ई, बड़ी ए, और ये बड़ा ए। ये चार हो गए हमारे अग्र स्वर जीव के आधार पर। अब मध्य स्वर कौन सा है? मध्य में है हमारा ए, ये सिर्फ अकेला है। अब देखो यहां पर अकेला है, तो ये बेचारा क्या हो गया? ये उदास हो गया। अकेला बैठा ना ये, तो ये हो गया बेचारा उदास। तो हम इसे कहते हैं उदासीन स्वर, उदासीन स्वर। ठीक है जी, समझ में आ रही है चीजें? ये बेचारा उदास हो गया, तो इसको हमने उदासीन स्वर कह दिया, मध्य स्वर को। और एक नाम और अगर दे दे, केंद्रीय स्वर। केंद्रीय स्वर, केंद्रीय स्वर, क्योंकि केंद्र में है ना ये, बीच में बैठा, तो केंद्रीय स्वर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कहीं भी। कितने हो गए? 5 हो गए। बाकी बचे हुए हमारे जैसे कि आ,
ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ऊ। ये हो गया हमारे पस्वर। तो जीव के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पस्वर। अग्रस्वर में कौन सा? छोटी ई, बड़ा ई, ए, ए। मध्यस्वर में कौन सा है? ए। ए कैसा है? अकेला बैठा है, इसलिए हम इसको उदासीन स्वर कह देते हैं, उदास बैठा बेचारा। बचे हुए जितने हैं वो आ गए हमारे पस्वर में। यहाँ पर चीजें क्लियर होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हमारे कितने हो गए? एक तो हमने उच्चारण काल के आधार पर देख लिया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हमने जीव के आधार पर देख लिया है। अब देखते हैं हम तीसरा, मुख आकृति के आधार पर। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारा आ गया है मुख आकृति के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुख आकृति के आधार पर, कौन कौन से हैं? तो मुख आकृति के आधार पर है, मतलब कैसे कैसे बोला जाता है, कौन कौन से मुख आकृति के आधार पर। तो वे है हमारे, आपने सुना होगा, समृद्ध, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और वो है अर्ध विवृत। अब ये कैसे याद होंगे, कौन कौन से हैं? समृद्ध में कौन से आते हैं? और देखो, किसी बच्चे को लगी सुई तो वो क्या करेगा? समृद्ध से हमें याद रखनी है। किसी को लगी सुई, सुई कौन सा? ई, ई, सुई। समृद्ध हो गया सुई, तो ये हो गया हमारा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री। ये हो गया हमारे समृद्ध। अर्ध समृद्ध कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? अर्ध समृद्ध हो जाएंगे हम, सुई लगने के बाद बच्चे ने डॉक्टर से, ओए यहाँ पे लग गई सुई, ई ऊ ऊ, सॉरी। सुई लगने के बाद बच्चे ने कही ओए, ये क्या हो गया? ओ ए। बच्चे ने कही सुई लगने के बाद में ओए, उसके बाद में विवृत। अब डॉक्टर कहने लगा बच्चे से ओ। जब करते हैं ना बच्चे, सुई लग जाती है, चोट लग जाती है, डॉक्टर कहते ओ। तो ऐसे ही सबसे पहले लगी सुई, ई ऊ ऊ। उसके बाद सुई लगने के बाद में बच्चे ने डॉक्टर से कही ओए, ओ ए। उसके बाद डॉक्टर ने कही ओ, अब तो भाई सुई लग गई, अब तो हो लिया काम जो होना है। उसके बाद में ये आ है, तो ये विवृत होगा। ये है अर्ध विवृत, यानी कि इससे आधा। जैसे ये किससे बना है? ए प्लस ए, ये हो गया। तो इसलिए ये इससे आधा है ना, तो यहां हो जाएगा ए। अब ये रह गया अकेला, तो यहां पर बड़े वाले रख दो, जितने बड़े वाले बचे ना, 2, ओ और जी ए। आपको समझ में आ गया होगा। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत, अर्ध विवृत। समृद्ध कैसे याद रखना? समृद्ध बच्चे को लगे सुई, ई ऊ ऊ, और ये री भी यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद में सुई लगती, बच्चे ने कही डॉक्टर से ओए, बच्चे बोलते हैं ना ऐसे, गाली भी दे देते हैं आजकल तो,
ओए ओ ए। तो यहाँ पर छोटे वाले आएंगे, छोटा ओ छोटा ए। उसके बाद में डॉक्टर ने बच्चे से कही ओ। अब तो लग गई, अब तो होगा काम। ठीक है। अब बच्चा बेचारा मायूस होगा। ठीक है। अकेला बैठेगा, अकेला बैठेगा बच्चा। तो उसके द्वारा ये बड़े वाली चॉकलेट दी थी उसको, यानी कि बड़ा हो बड़े। समझ में आ गए? स्क्रीन शॉट इनका ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास चल रही है, सेशन चल रहा है, ये मतलब अच्छा है। इसमें कोई भी टाइम वेस्ट वाली या फिर ऐसी चीज़ ना होगी कि आपको लगे कि फालतू की चीज़ें हैं। सारी काम की चीज़ें चल रही हैं और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बिल्कुल कम समय में जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम जून में आएगा। तो बच्चा ये नहीं कि बच्चे को अब बिल्कुल ही स्वर की क्लास 2-3 हो जाए, मतलब लंबी-लंबी क्लास हो जाएँ, और तो बच्चा उससे अच्छा तो खुद पढ़ ले। लेकिन फिर भी जो मेरे साथी हैं जिनको ये लगता है ना कि अब इस समय पर भी उनके लिए कुछ थ्योरी हो जाए, बच्चों को नहीं मिलती है, मतलब पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, वो उसको थ्योरी क्लास नहीं मिल पाती, तो उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है ये। और अगर किसी के नोट्स भी बन रहे होंगे, किसी को रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन के हिसाब से भी स्पीड भी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रिवाइज करवा देगी हर चीज को, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देगी। और जो भी मेरा भाई बंधु इसको देख रहा हो क्लास को, नया चैनल है, पहली क्लास है, तो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अब हमने मुखाकृति के आधार पर देख लिया, उच्चारण काल के आधार पर देख लिया, जीभ के आधार पर देख लिया। अब देखते हैं हम ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब कैसे? जैसे होठ खोलने के आधार पर, आधार पर ये कौन से होते हैं? ये दो होते हैं। एक होता है एक होता है वृत्ताकृति, वृत्ताकार, वृत्ताकार। एक होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। अवृत्ताकार कौन से हैं? अगर किसी भी वर्ण को बोलते हुए, उसका उच्चारण करते हुए हमारे जो होंठ हैं मतलब वो वृत्त की तरह यानी गोल हो जाएं, तो वो हो गया हमारे वृत्ताकार। और जो ना हो, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाए, वो होते हैं हमारे अवृत्ताकार। तो ये होते कौन कौन से हैं इसको हम समझ लेते हैं, फिर ये हमारा स्वर वाला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हो चुका होगा। तो वृत्ताकार कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। हम इनको अगर इनका उच्चारण करेंगे ओ ओ, तो ऐसे होगा ना, गोल होगा। ओ ओ ओ, गोल हो रहे, तो ये हो जाएंगे हमारे वृत्ताकार। और इनसे अलग जितने बचे वो हो जाएंगे हमारे अवृत्ताकार। कौन कौन से बच गए हमारे? ए, आ, छोटी, बड़ी, उसके बाद में ए, अरे, और री। हो गए? तो ये पूरे हो गए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो स्वर है वो बहुत अच्छे तरीके से अभी तक चल रहा है। क्या हो गया है? यहाँ पर हमारा स्वर खत्म हो गया है। बस अब इस चीज में एक बात और समझनी है हमें, इस टॉपिक में एक एक बात और समझनी है बस हमें, कि आपने देखा होगा ना, एक आगत स्वर होते हैं, आगत स्वर, आगत स्वर या ध्वनि।
ध्वनि। ये कौन कौन से होते हैं? आगत स्वर वे हैं जो हमने दूसरे देशों की भाषा से हमने लिए हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें आप याद रखना, ये वाला है ना, एक तो हमारा तो ये ओ है, लेकिन इसको हटा दो और ये वाला जो है मिटा देते हैं यहाँ से। ये जो ये है ना, ये वाला जो है ये आगत स्वर है। जैसे हम लिखते हैं ना, अगर हमने लिख दिए थे काफी, काफी, अब इसको हमने ये लगा दिया, क्या हो गया? कॉफी, ओ। अब ये तो इंग्लिश का ओ है ना, हमने उसको ऐसे ले लिया, कॉफी। दूसरा हम एक चीज समझते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों से हवा है, जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो। मैं सीधा लिख देता हूं शॉर्ट में, उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो। और ये होते कौन से हैं? लिख लीजिए, यह होता है हमारा चंद्र बिंदु जो होता है ना, ये हो गया हमारा चंद्रमा, उसके ऊपर लगा दिया हमने बिंदी, चंद्र बिंदु। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आंगन, आंगन, तो ये है हमारा अनुनासिक। अगर पूछ लेगा ना, ऐसे पूछता है, कुछ शब्द दे देगा, आंगन, कॉफी, ठीक है, कुछ भी दे देगा, उसमें पूछेगा इनमें से अनुनासिक कौन सा होता है। तो जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है वो होता है हमारा अनुनासिक, और जो केवल ये होता है, सिंपल एक बिंदी होती है, उसको कहते हैं हम अनुस्वार, ठीक है जी। और जो अनुनासिक नहीं होते वो क्या होते हैं? निरनुनासिक, मतलब जिनका उच्चारण केवल नाक से हो, उनको हम अनुस्वार या निरनुनासिक कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा स्वर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम व्यंजन पर। हमारा यहाँ पर स्वर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप सभी, अगर कोई भी मेरा भाई बंधु वीडियो देखेगा बाद में, क्योंकि मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा क्लासेस, तो प्लीज कमेंट जरूर करना कि इस क्लास से आपको कितना फायदा मिला है और ये क्लास आपको कितनी अच्छी लग रही है, क्या आपके रिवीजन में थोड़े भी मदद कर पा रही हैं, या इसमें कोई टाइम वेस्ट वाली बात तो नहीं है, तो कमेंट जरूर करना। तो साथ ही यहाँ पर हमारे जो वर्णमाला है उसका एक हिस्सा हमारा हो चुका है, और ये 2 क्लास हमें इसकी लगेंगी, लेकिन उन 2 क्लास में ऐसा हो जाएगा कि वर्णमाला आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने काम काम की चीज पढ़ी है, फालतू हमने कोई भी चीज पढ़ी नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सब चीज यहाँ पर देख के चले हैं। नेक्स्ट क्लास जो वर्णमाला की होगी उसमें व्यंजन, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व कौन से होते हैं, हम सब चीज उसमें पढ़कर चलेंगे। उसके बाद आपका वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, वर्णमाला हमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना जो भी हमारा होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको क्लास को लाइक करें और कमेंट करके बता दें कि आपको अगर यूपी जीके भी लेनी है, क्योंकि हम यूपी जीके की क्लास भी करवाएंगे, जीएस की भी क्लास करवाएंगे। जीएस में कोई से भी आपका कोई भी छोटा सा टॉपिक हो आप वो लिख कर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद या फिर हम मिक्स में ले आएंगे, जीएस के क्वेश्चन मिक्स में, उनको हम करते चलेंगे सभी सब्जेक्ट पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और धन्यवाद।